डियर स्टूडेंट, मैं रोहितास सिंह। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके फाइनल सेमेस्टर का जो शेड्यूल है वो आ चुका है, टेंटेटिव डेट जो 1 सितंबर 2020 है। और थोड़ा सा इस बार यूनिवर्सिटी ने बेटा चेंज किया है। जो पैटर्न है एग्ज़ाम पैटर्न, वो आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, वो इस बार आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो उसको बेटा ध्यान में रखते हुए आप लोगों को तैयारी थोड़ा हार्ड करनी है, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, जब सब्जेक्टिव पेपर होता है तो आप क्या करते हैं, एक आध यूनिट छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में हर टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। कोई टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पता चला जो टॉपिक आप छोड़ रहे हैं उसी से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपका पार्ट 1 है EHVAC HVDC का। ऐसे ही कई सारे पार्ट में बनाऊँगा और लगभग आपको 250 से 300 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊँगा। और आई होप कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बेटे, इस वीडियो को पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बंडल्ड कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर EHV ट्रांसमिशन लाइन प्राइमरीली फॉर रिड्यूसिंग। देखिएगा, आपको पता है कि हम बंडल कंडक्टर यूज करते हैं EHVAC लाइन में। तो अगर हमारे पास EHVAC लाइन होती है तो EHVAC लाइन में बेटा, EHVAC लाइन में हम क्या करते हैं, सिंगल कंडक्टर यूज़ नहीं करते हैं। अगर मैं इस कंडक्टर की बात करूं तो ये एक सिंगल कंडक्टर होता है जिसकी रेडियस कितनी है, सपोज R। अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे मैं 4 या 6 कंडक्टर ले लेता हूं, ठीक है, लाइक दैट, ये कंडक्टर हैं आपके, सपोज 4 कंडक्टर मैं ले लेता हूं, तो ये ग्रुप ऑफ कंडक्टर कहलाता है आपका बंडल कंडक्टर्स। ये कहलाता है आपका बंडल कंडक्टर। और देखिएगा, इस बंडल कंडक्टर की जो इफेक्टिव रेडियस होगी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, दिस इज R डैश, ठीक है। तो इन केस ऑफ बंडल कंडक्टर जो रेडियस होगी R डैश इज ग्रेटर देन R। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप बंडल कंडक्टर का यूज़ करते हो इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाती है। और जब आपकी इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाती है तो कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका, आप देख सकते हो E इज इक्वल टू, ये होता है आपका Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R प्लस 1/D, ठीक है। ये होता है कंडक्टर के सरफेस पर R डिस्टेंस पर, ठीक है। तो देखिएगा, आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। इसका मतलब अगर इफेक्टिव रेडियस आपकी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज होगा, जो एयर पार्टिकल्स हैं उनका आयोनाइजेशन कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कंडक्टर की रेडियस आप बढ़ा देते हो तो कोरोना को स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जो डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज होगा उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कोरोना का इफेक्ट आपका कम होगा। तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, बंडल कंडक्टर का जो प्राइमरीली यूज़ होता है वो कोरोना लॉस को कम करने के लिए होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर 1, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इफ द ट्रैवलिंग वेव विच इज ट्रैवलिंग अलोंग द लॉस फ्री लाइन। देखिएगा, कोई हमारी ये लाइन है, कोई ये हमारी लाइन है और एक वेव हमारी प्रोपोगेट हो रही है। यहाँ पर हमारा सप्लाई वोल्टेज Vs है और हमारा रिसीविंग इनपुट वोल्टेज Vr है। तो एक वेव ट्रैवल कर रही है, ये आपके वोल्टेज वेव भी हो सकती है और ये आपकी करंट वेव भी हो सकती है। लॉस फ्री लाइन विच डज नॉट अंडरगो एनी रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ से जो आपकी वेव ट्रैवल कर रही है इसमें रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, आपका 0 हो रहा है। कोई वेव हमारी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि लाइन किस तरह का होगा, जो आपका एंड होगा वो किस तरह का होगा, शॉर्ट सर्किटेड होगा, ओपन सर्किटेड होगा, या आपका टर्मिनेटेड विद इंडक्टर होगा। मतलब कि वेव किस में टर्मिनेट हो रही है, आपकी इंडक्टर में हो रही है, या टर्मिनेटेड इन टू ए रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक वेव ट्रेवल कर रही है आपकी और कोई उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो बेटा अगर मैं आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात करूं, आपने ट्रांसमिशन लाइन पढ़ी होगी, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है। अगर मैं वोल्टेज का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात करूं
तो रो वी कितना होता है बेटा, रो वी होता है आपका जेड एल माइनस जेड नोड डिवाइडेड बाय जेड एल प्लस जेड नोड, ये होता है। जेड एल क्या होता है आपका लोड इम्पीडेंस, और जेड नोड क्या होता है सर्ज इम्पीडेंस या करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की, 0। इसका मतलब क्या होगा आपका जेड एल माइनस जेड नोड अपॉन जेड एल प्लस जेड नोड इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जेड एल माइनस जेड नोड की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0 हो गया। इसका मतलब जेड एल की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, ये जेड नोड, ठीक है। यानी जब लोड इम्पीडेंस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर हो जाएगी, तब हमारा कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आंसर देखिएगा, आंसर नंबर डी, टर्मिनेटेड इनटू ए रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर वो होगा आपका आंसर नंबर 4, दैट इज आंसर नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रब कर देता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रैवलिंग वेव है जिसको मार्क किया है उसने 400/1/50। तो इसका क्या मीन्स होता है, तो मैं बता दूं। देखिएगा, अगर ये आपके पास कोई ट्रैवलिंग वेव है, ठीक है, ये आपके पास ट्रैवलिंग वेव है लाइक दैट, ये आपके पास एक ट्रैवलिंग वेव है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैल्यू होता है बेटे, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट वैल्यू। ये कहलाता है आपका क्रेस्ट वैल्यू, ये क्रेस्ट वैल्यू, ठीक है। और क्रेस्ट वैल्यू हमेशा किस में होता है, किलो वोल्ट में, ठीक है। ये किस में होता है, किलो वोल्ट में। उसके बाद जहाँ तक ये राइस हो रही है, इसको हम बोलते हैं राइस टाइम, दैट इज TR। और जहाँ से ये फॉल होना शुरू होती है उसको हम बोलते हैं फॉल टाइम, TF, ठीक है। तो क्रेस्ट वैल्यू हमेशा किस में होती है आपकी, किलो वोल्ट में। राइस टाइम और फॉल टाइम आपका किस में होता है, माइक्रो सेकेंड में। किस में होगा, माइक्रो सेकेंड में। तो इसने क्या लिखा है बेटे, इसने लिखा है 400/1/50। इसका मतलब ये क्या हुई आपकी क्रेस्ट वैल्यू हुई, ये किस में होगी आपकी किलो वोल्ट में। ये आपका राइस टाइम हुआ, किस में होगा, माइक्रो सेकेंड में। और ये भी आपका फॉल टाइम हुआ, ये किस में होगा आपका माइक्रो सेकेंड में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में वो कह रहा है, देखिएगा पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें 400 किलो वोल्ट विद राइस टाइम ऑफ 1/50 सेकेंड, ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा 400 किलो वोल्ट विद राइस टाइम 1 सेकेंड, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें पता राइस टाइम और फॉल टाइम किस में होते हैं, माइक्रो सेकेंड में। सी ऑप्शन देखिएगा 400 किलो वोल्ट विद राइस टाइम ऑफ 1 माइक्रो सेकेंड विद फॉल टाइम ऑफ 50 माइक्रो सेकेंड। तो राइट आंसर बेटा आपका क्या होगा, आंसर नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट इसने दिए हैं, इनको जरा ध्यान से पढ़ना हमें। कह रहा है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन कैन बी इंक्रीज्ड। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिएगा बेटे, अगर हमें क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले हमें सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग को समझना होगा। तो अगर मैं सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की बात करता हूँ, तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होती है, पहले आप वो देखिएगा। तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग को हम डिनोट करते हैं किससे, SIL। SIL इज इक्वल टू कितनी होती है, किलो वोल्ट। जो वोल्टेज होते हैं लाइन वोल्टेज या वर्किंग वोल्टेज की कौन सी वैल्यू लेते हैं, लाइन वैल्यू, डिवाइडेड बाय करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये होती है आपकी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट होती है वो किस में होता है बेटा, ये होती है मेगावाट में, ठीक है। वोल्टेज को किस में लेना है, किलो वोल्ट में, और जो आपकी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होगी वो किस में होगी, मेगावाट में होगी, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं इस सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग को हमें इंक्रीज करना। अगर मैं जेड नोड की बात करता हूँ तो जेड नोड इज इक्वल टू बेटा कितना होता है, ये होता है √L/C। तो अगर सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की मैं बात करता हूँ SIL की, तो कितनी हो जाएगी, ये होगी KV का स्क्वायर √C/L, ये होगी, ठीक है। तो जरा ऑप्शन पढ़ते हैं।
पहला ऑप्शन कह रहा है इंक्रीजिंग इट्स वोल्टेज लेवल, बिल्कुल ठीक है। अगर वोल्टेज लेवल मैं इंक्रीज कर दूं तो देखिएगा, अगर मैं वोल्टेज लेवल बेटा इसका इंक्रीज कर दूं तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद वो बात कर रहा है एडिशन ऑफ लम्प्ड इंडक्टेंस इन पैरेलल। देखिएगा, अगर इंडक्टेंस आप पैरेलल में इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इंडक्टेंस को इंक्रीज करने से क्या होगा बेटा, ये आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये क्या है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इंडक्टेंस। तो दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि हमें तो इंक्रीज करना है। थर्ड ऑप्शन है एडिशन ऑफ लम्प्ड कैपेसिटेंस इन सीरीज, यानी कैपेसिटेंस को अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो तब भी हमारी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और फोर्थ है हमारा रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिएगा, जो हमारा करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है वो लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। तो राइट आंसर बेटा क्या होगा यहाँ पर हमारा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सॉरी बी नहीं, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्टेटमेंट 1 और 3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज विद। जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होती है उसको हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का बेटा क्या फॉर्मूला होता है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू क्या होती है, ये होती है आपकी वी आर आई आर कोस फाई आर डिवाइडेड बाय कोस फाई आर डिवाइडेड बाय वी आर आई आर कोस फाई आर प्लस लॉसेस। तो आप देख लीजिए, एफिशिएंसी को क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है, तो वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा हमें बेटा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वोल्टेज इंक्रीज होगा तो एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होगी। तो पहला ऑप्शन कह रहा है डिक्रीज इन पावर फैक्टर एंड वोल्टेज। दूसरा, अगर हम पावर फैक्टर को इंक्रीज कर देते हैं बेटा तब भी हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को अगर हमें इंक्रीज करना है तो वोल्टेज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा और पावर फैक्टर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन पावर फैक्टर एंड वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर बेटा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्टेंट पावर लोकस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एट ए पर्टिकुलर सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज। वो कह रहा है कि अगर हमारी पावर क्या है, कांस्टेंट है, और सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड वोल्टेज भी क्या है, कांस्टेंट है, तब हमारा जो लोकस होगा वो लोकस क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो कांस्टेंट पावर का लोकस होता है हमेशा क्या होता है, एक सर्किल होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कि व्हेन इज फेरेंटी इफेक्ट ऑन लॉन्ग ओवरहेड लाइन एक्सपीरियंस्ड। फेरेंटी इफेक्ट कब मिलता है, देखिएगा मैंने आपको, आप देख सकते हैं कि फेरेंटी इफेक्ट में क्या होता है बेटा, अगर ये मान लिया आपकी ट्रांसमिशन लाइन है कोई, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs है, यहाँ पर रिसीविंग एंड वोल्टेज Vr है। तो होता क्या है, कभी कभी यहाँ पर हमारा देखिएगा शंट कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है, लाइक दैट, ये लाइन में शंट कैपेसिटेंस हमारा फॉर्म हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारा लोड लाइट लोड होता है या नो लोड की कंडीशन में हमारा रिसीविंग एंड पर वोल्टेज Vr क्या होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। तो ये कब होता है, जब हमारा लोड कैसा होगा, लाइटली लोड होगा, लाइट लोड होगा या नो लोड होगा। तो देखिएगा ऑप्शन सही से, तो पहले ऑप्शन की बात करें, द लाइन्स आर लाइटली लोडेड, द लाइन्स आर हैवीली लोडेड, द लाइन्स आर फुली लोडेड, द पावर फैक्टर इज यूनिटी। तो लाइन कैसी होनी चाहिए आपकी, लाइटली लोडेड होनी चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो हमेशा जो फेरेंटी इफेक्ट होगा वो लाइटली लोडेड कंडीशन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ ए लॉसलेस 400 किलोवोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज ओवरहेड लाइन ऑफ एवरेज ऑफ सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 400 ओम। तो अभी बेटा मैंने आपको बताया था कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होती है, तो SIL का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था,
SIL इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज KV का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड नोड, ठीक है, ये स्क्वायर है और ये करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो KV कितना दिया आपको, 400 KV दिया है, तो ये कितना हो गया आपका 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाय सर्ज इम्पीडेंस कितना दिया है आपको 400 दिया है, तो 400 से 400 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 400 आ जाएगी और इसकी यूनिट क्या होती है मेगावाट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 400 मेगावाट। तो राइट आंसर इज आंसर नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बेटा सेम क्वेश्चन है। द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ए 3 फेज 400 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन इज 400 ओम। द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग कितनी होगी, तो अभी कैलकुलेट किया है हमने, तो इसका राइट आंसर बेटा हो जाएगा आंसर नंबर ए 400 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये कह रहा है द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ए 100 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल इज 50 ओम। द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ए लॉन्ग सिमिलर केबल वुड बी। तो बेटा ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था आपको सर्ज इम्पीडेंस जेड नोड इज इक्वल टू कितना होता है √L/C, और ये क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन, लाइन की लेंथ पर ये डिपेंड नहीं करता है। तो 100 किलोमीटर का कितना दे रखा है 50, तो कितनी भी लॉन्ग कर दें हम, कितनी भी शॉर्ट कर दें, सर्ज इम्पीडेंस क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। तो अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा 50 ओम, दैट इज आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ए 400 किलोमीटर लॉन्ग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज 400 ओम। फॉर ए 200 किलोमीटर लेंथ ऑफ द सेम लाइन द सर्ज इम्पीडेंस विल बी। तो मैंने आपको बता चुका हूँ मैं कि सर्ज इम्पीडेंस आपका लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। जो आपका सर्ज इम्पीडेंस 400 किलोमीटर का होगा वही 200 किलोमीटर का होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 400 ओम, दैट इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंडक्टेंस ऑफ ए 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन इज 1.2 मिली हेनरी पर फेज पर किलोमीटर, ठीक है। यानी L की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.2 मिली हेनरी पर फेज पर किलोमीटर, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर रेडियस ऑफ कंडक्टर एंड स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर्स आर डबल, मतलब अगर हम R डैश की बात करें तो R डैश कितना हो गया हमारे पास 2R, और D डैश की बात करें बेटा तो ये भी कितना हो गया आपका 2D, ठीक है। तो दोनों को अगर हम डबल करते हैं तो जो नया इंडक्टेंस हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ln2 इंटू प्रीवियस इंडक्टेंस। प्रीवियस कितना है आपका L। तो आंसर देखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1.2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे ln2 से। तो पहला तो गलत है, पहला ऑप्शन आप देखिएगा गलत है। दूसरा है आपका 1.2 मिली हेनरी, सेम है, गलत है। थर्ड ऑप्शन देखिएगा बेटा ln2 इंटू 1.2 मिली हेनरी पर फेज पर किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि जो हम लाइन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस निकालते थे ट्रांसमिशन लाइन के, उसका फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका वही है, सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ए 3 फेज 400 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन इज 400 ओम। तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग कितनी होगी, तो ये लोडिंग अभी हमने कैलकुलेट की थी बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग कितनी होगी हमारी 400 मेगावाट अभी हमने कैलकुलेट की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 400 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए 3 फेज लाइन ऑपरेटिंग एट 110 किलोवोल्ट आर 0.1 माइक्रोफेरड एंड 2.5 मिली हेनरी। द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। तो आपको पता है बेटा, मैंने आपको बताया था सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है, जेड नोड इज इक्वल टू अंडर रूट
L/C। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो √L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना दे रखा है पर यूनिट लेंथ, ये दे रखा है आपको 0.01 माइक्रोफैराड में है, तो 10⁻⁻�6। तो बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 500 ओम। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर होगा आपका 500 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन, इसमें 3 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो आप देख सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा रटने से तो कुछ नहीं होने वाला, आंसर तो आपको निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से, ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज एनर्जाइज्ड एट सेंडिंग एंड इज केप्ट ओपन सर्किटेड एट द रिसीविंग एंड। ठीक है, यानी रिसीविंग एंड को क्या रख रहे हैं हम, ओपन रख रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs ऑफ द रिसीविंग एंड वोल्टेज VR सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो सिंपल सी बात है बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन लाइटली लोडेड होती है या ओपन सर्किटेड होती है तो वहाँ पर फेरेंटी इफेक्ट होता है, और जब हमारा फेरेंटी इफेक्ट होता है तो हमेशा जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा दैट विल बी ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए बताइएगा, Vs इज लेस देन VR। तो राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर 3 कि सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज होगा हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज से कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो कैसा होगा, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है जब भी हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में बेटे हम सी को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। सी को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, केवल सीरीज रेजिस्टेंस लेते हैं और सीरीज इंडक्टेंस लेते हैं। यही तो होती है आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये आपके पास Vs होता है और ये आपके पास बेटा VR होता है। ठीक है, तो जब भी हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस फॉर्म नहीं होता, कैपेसिटेंस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। और जब भी बेटे हमारा कैपेसिटेंस नहीं होगा तो हमेशा जो आपके रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा VR वो क्या होगा, आपका सप्लाई वोल्टेज या सेंडिंग एंड वोल्टेज से कम होगा। समझ रहे हो ना इस बात को। जब भी हमारा कैपेसिटेंस, क्योंकि फेरेंटी इफेक्ट किसकी वजह से होता है, लाइट लोडिंग की कंडीशन में लोड तो कुछ है नहीं, ड्रॉप तो कुछ वोल्टेज हो नहीं रहा है, कैपेसिटेंस क्या कर रहा है, वोल्टेज फॉर्म कर रहा है, तो हमारा रिसीविंग एंड पर वोल्टेज बढ़ जाता है। लेकिन शॉर्ट वो किस में होता है, हमारा मीडियम में होता है या हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। बट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो कैपेसिटेंस है ही नहीं, हमेशा जो हमारा वोल्टेज रहेगा रिसीविंग एंड पे वो सप्लाई वोल्टेज से कम रहेगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कैसा आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। वोल्टेज रेगुलेशन बेटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कैपेसिटेंस ऑफ ए ओवरहेड लाइन, जो कैपेसिटेंस होता है ओवरहेड लाइन का वो क्या होता है, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो दो टर्म आप बेटा आपने पढ़े होंगे, एक होता है GMR, एक होता है GMR और एक होता है GMD। ठीक है, एक होता है GMR और एक होता है GMD। GMR को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, और GMD को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। तो हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, अगर हमारा म्यूचुअल ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस GMD को अगर हम बढ़ाते हैं तो देखिएगा क्या होगा, अगर आप GMD को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन म्यूचुअल ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, सेकंड है इंक्रीज इन हाइट ऑफ कंडक्टर अबव ग्राउंड। अगर आप हाइट को भी बढ़ाओगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज होगा। तो इसके जो बेटा आंसर हो जाएंगे, आंसर दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर
1 एंड ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा आप फॉर्मूला से देख ले करो, क्योंकि बेटा यहाँ इतना टाइम नहीं होता वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा इसके फॉर्मूले आप लिख कर रखना कैपेसिटेंस के और इंडक्टेंस के, और देखना किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेटे वीडियो में इतना थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वीडियो लेंथी हो जाता है। उसके बाद देखिएगा शंट कंपनसेशन फॉर, देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है शंट कंपनसेशन फॉर लॉन्ग EHV लाइन इज प्राइमरली रिस्टोर्ड टू। क्यों यूज करते हैं शंट कंपनसेशन? तो देखिएगा जब भी हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है बेटा, तो दो तरह के कंपनसेशन हम करते हैं लाइन में। एक तो हम क्या करते हैं, एक तो हम शंट कंपनसेशन में क्या करते हैं, शंट कैपेसिटर लगाते हैं, ये शंट कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है, और एक शंट रिएक्टर लगाते हैं। ये दो ही कंपनसेशन तो करते हैं शंट में, ठीक है, एक शंट कैपेसिटर लगाते हैं और एक शंट इंडक्टर लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा शंट कैपेसिटर लगाते हैं चाहे शंट इंडक्टर लगाते हैं। शंट कैपेसिटर कब लगाते हैं? जब हमारा लाइन में ड्रॉप बढ़ जाते हैं तो रिसीविंग एंड पर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, शंट कैपेसिटर इंस्टॉल करते हैं। जब हमारे लाइटली लोडिंग में रिसीविंग एंड पर वोल्टेज बढ़ते हैं तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, शंट रिएक्टर लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक हमारा सेंडिंग एंड पर वोल्टेज है, ये हमारा VS है और ये हमारा VR है। तो देखिएगा वोल्टेज प्रोफाइल कैसा होता है, हमारा वोल्टेज प्रोफाइल इस तरह का होता है, ठीक है। तो इस वोल्टेज प्रोफाइल को देखिएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर वोल्टेज कम है, यहाँ पर कम है, तो हमें वोल्टेज कैसा चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह से आपका वोल्टेज प्रोफाइल इम्प्रूव होता है, शंट कंपनसेशन का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी वोल्टेज कम होते हैं तो किसको स्विच कराते हैं, शंट कैपेसिटर को, और जब भी वोल्टेज हमारे हाई होते हैं तो किसको स्विच कराते हैं, शंट इंडक्टर को। तो जो मेन पर्पज होता है शंट कंपनसेशन का बेटा, वो होता है हमारा क्या, वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करना, ठीक है, वोल्टेज को कांस्टेंट बना के रखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टू इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल शंट कंपनसेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जाएगा इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका। सीरीज कंपनसेशन इज प्राइमरली रिस्टोर्ड टू। अब देखिएगा सीरीज कंपनसेशन की बात करता है, तो सीरीज कंपनसेशन में बेटा क्या करते हैं हम, ये मान लिया हमारे पास जनरेटर है, ठीक है ना, ये हमारे पास लाइन का रिएक्टेंस है, और सीरीज में क्या करते हैं, हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं, और मान लिया ये हमारा लोड है। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, VS, और यहाँ पर वोल्टेज कितना है, VR। अगर मैं लाइन के रिएक्टेंस की बात करूँ तो बेटा ये होता है आपका JXL, और अगर इसकी मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करूँ तो कितना होता है, ये होता है आपका JXC, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसा होता है बेटा, निगेटिव होता है। तो अब नेट रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, X इजिकल टू कितना होगा, ये हो जाएगा J इंटू XL माइनस XC। अगर सीरीज कैपेसिटर हम लगा रहे हैं तो नेट रिएक्टेंस बेटा क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। नेट रिएक्टेंस क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है। और जब नेट रिएक्टेंस आपका रिड्यूस हो रहा है तो आपको पता है कि जो आप पावर ट्रांसफ़र करते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका P इज इक्वल टू, दिस इज VS VR डिवाइडेड बाय X साइन डेल्टा, ठीक है। तो X अगर आपका रिड्यूस हो रहा है तो आपका पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी दो तरह की आपने पढ़ी होगी, एक ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होती है और एक कौन सी होती है, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी होती है। तो स्टडी स्टेट कंडीशन में हम ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो क्या करता है, ये स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो इसका बेटा राइट आंसर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव द स्टेबिलिटी। अगर ऑप्शन में बेटा वो देता टू इंक्रीज द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी तो वो भी हो जाता। तो दो हमेशा ध्यान रखने हैं, जब भी सीरीज कंपनसेशन की बात करता है तो सीरीज कंपनसेशन प्रोवाइड क्यों करते हैं हम, पहला स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और दूसरा पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बढ़ाना ही आपका स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर दिया है उसने बंडल कंडक्टर्स आर यूज्ड। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि बंडल कंडक्टर्स का यूज क्यों करते हैं, कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो रिड्यूसिंग द कोरोना लॉस एंड रेडियो इंटरफेरेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक स्टडीज हैव बीन शोन दैट डीसी ट्रांसमिशन इज चीपर देन एसी ट्रांसमिशन फॉर लेंथ। ठीक है, किस लेंथ तक आपका डीसी ट्रांसमिशन चीपर होता है एसी तक। तो इसका बेटा राइट आंसर होगा कि 600 किलोमीटर तक सॉरी बियॉन्ड 600 किलोमीटर, यानी 600 किलोमीटर के बाद अगर आप डीसी ट्रांसमिशन यूज करते हो इन कंपैरिजन टू एसी, तब क्या होगा आपका, ये चीपर होगा। 600 किलोमीटर से कम अगर आप यूज करते हो डीसी, तो ये आपका चीपर नहीं होगा, उस केस में आपका एसी चीपर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नॉर्मली यूज्ड। कौन सा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो नॉर्मली यूज नहीं किया जाता। तो इसका देखिएगा, पहला ऑप्शन है 3 फेज 4 वायर सिस्टम, यस यूज करते हैं। दूसरा होता है 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ये भी यूज करते हैं। 3 फेज 3 वायर सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम, ये भी यूज करते हैं। और डी ऑप्शन है आपका सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम। देखिएगा, सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, कंडक्टर्स फॉर द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस आर सस्पेंडेड फ्रॉम द टावर्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये हमारा टावर होते हैं, यहाँ पर ये हमारा टावर होते हैं, ये टावर है, मान लिया ये टावर है। तो यहाँ से क्या करते हैं बेटा, एक हम कंडक्टर लगाते हैं, ये कंडक्टर लगाते हैं ग्राउंड से। तो ये कंडक्टर क्यों लगाते हैं, वो पूछ रहा है कि ये कंडक्टर हम क्यों यूज करते हैं। तो हमेशा कंडक्टर जो हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, सस्पेंड करते हैं टावर से, वो क्यों करते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए, ताकि ग्राउंड से जो क्लियरेंस है आपके कंडक्टर की वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है ना, थोड़ा तिरछा ना हो ये टावर। ठीक है, तो ग्राउंड क्लियरेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंडक्टर सस्पेंड करते हैं, किससे, टावर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटे, फिर वही क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीजेस। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीजेस, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कब इंक्रीज होती है, जब वोल्टेज और पावर फैक्टर हमारे दोनों इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रांसमिशन वोल्टेज इज अमेरिका। ट्रांसमिशन वोल्टेज बेटा कौन कौन से होते हैं, अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन है 66 kV होता है। ठीक है, 132 kV ये भी होता है, ये भी होता है, 400 kV भी होता है, ये ट्रांसमिशन वोल्टेज हैं आपके। 33 kV भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया है, कौन सा ऑप्शन दिया है, 264 kV, तो ये नहीं होता है, इस पर कभी ट्रांसमिशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज। तो जनरेटिंग वोल्टेज बेटा कौन कौन से होते हैं, तो जनरेटिंग वोल्टेज देखिएगा, हमारे पास 6.6 kV पर भी हम जनरेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद 11 kV पर भी हम जनरेशन करते हैं, 13.2 kV पर भी जनरेशन करते हैं। इंडिया में इन 3 वोल्टेज पर जनरेशन होता है। 9.9 किलोवोल्ट पर जनरेशन नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 9.9 किलोवोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बूस्टर्स आर बेसिकली। देखिएगा, बूस्टर का क्या मतलब होता है, ट्रांसमिशन लाइन में जब हमारे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाते हैं, तो वोल्टेज को हाइक करने के लिए, वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, बूस्टर्स का यूज करते हैं। और ये बूस्टर्स क्या होते हैं बेटा, ये आपके ट्रांसफार्मर होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारे ज़्यादा डिस्टेंस पर लोड होता है, तो बीच बीच में क्या करते हैं हम, जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं उनको इंस्टॉल करते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक्चुअली क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर हमारे वोल्टेज को बूस्टअप करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, कि बूस्टर्स क्या होते हैं आपके, ट्रांसफार्मर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर से अल्टरनेटिंग करंट आपकी पास होती है, तो क्या होता है,
इट रिमेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेक्शन ऑफ कंडक्टर, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। जब कोई अल्टरनेटिंग करंट हमारी पास होती है किसी कंडक्टर से, मान लिया ये हमारा कंडक्टर है, तो डीसी में तो क्या होता है, करंट आपकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया। बट इन केस ऑफ एसी आपने देखा होगा कि सरफेस पर करंट हमारी ज़्यादा होती है, जो डेंसिटी होती है करंट डेंसिटी सरफेस पर, और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं ये करंट डेंसिटी क्या होती है हमारी, कम होती चली जाती है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, स्किन इफेक्ट। तो देखिएगा राइट आंसर क्या होगा, पोर्शन ऑफ कंडक्टर नियर द सरफेस कैरीज मोर करंट एज कंपेयर टू द कोर। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। यही क्या होता है आपका स्किन इफेक्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द फैक्ट दैट ए कंडक्टर कैरीज मोर करंट ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू द कोर, दिस इज नॉन एज, क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, स्किन इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा HVAC HVDC का, उसमें मैं लगभग 40 से 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। थोड़ा वीडियो लेंथी होगा लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आपको कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तब भी आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं यार बहुत कंजूस हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके पास। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।